गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? रीता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल। क्लास को शुरू करेंगे, सिर्फ 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं। अभी कुछ बच्चे जुड़ने वाले हैं, काफी सारा एक बड़ा ग्रुप बना है डेमो क्लास के लिए। 30 बच्चे हैं, उसमें देखते हैं उसमें कितनी टाइम है बाकी। अब रीता जी, हमें क्या करना है, रेगुलर क्लास लगेगी 7:30 बजे लगेगी, ठीक है? और टाइमिंग होगा अपने 40 से 45 मिनट का। मगर ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इस क्लास की भी, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, स्क्रीनशॉट मिलेंगे पूरे। और घबराना बिल्कुल नहीं है, नहीं भी आओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मान लो किसी की मिस हो गई, किसी वजह से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो भी कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो हमने एक प्रश्न रखा था कि हम जब भी हम हमारी क्लास को शुरू करेंगे तो दो प्रश्न किसके पढ़ेंगे हम? करंट के बारे में जानेंगे। दो प्रश्न हमारे रहेंगे हमेशा करंट के, जिससे हमारा करंट भी तैयार होता रहे। तो पहला प्रश्न हमारा जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 से है। ये पेरिस ओलंपिक कब से शुरू हुआ, पेरिस ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, ये हमें जानना है। इसका मोटो क्या है, ये मोटो डायरेक्ट आ सकता है। इसका मोटो सभी को याद रखना है। इसका मोटो क्या है? यस एवरीवन, आप सभी देखेंगे। आप अपनी है ना एक रफ नोटबुक रखनी है सभी को। सभी को एक एम्प्टी रूम में बैठना है, रफ नोटबुक रखनी है, और हर एक चीज को रखना है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हर क्लास में दो करंट जीके को भी पढ़ेंगे, जिससे हमारा करंट भी तैयार होता रहे। अब हमें याद क्या रखना है, प्रश्न आ सकता है मोटो क्या है पेरिस ओलंपिक 2024 का। तो 24 का जो मोटो है वो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। फ्रेंच वाला याद रख सकते हैं, ये फ्रेंच वाला भी पूछा जा सकता है। इस ये जो है, ये मोटो आप ऐसा कैसा रख लीजिए, हो सकता है प्रोनाउंस ना कर पाए, ये फ्रेंच भाषा में है। आपको याद रखना है गेम्स वाइड ओपन, ये मोटो है हमारे पेरिस ओलंपिक 2024 का। अब मुझे कौन बताएगा, जो भी यहां जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है अरुण, जो भी है, ठीक है? हाँ, सभी को ध्यान रखना है। मुझे बताओ, अभी हमारा जो मेडल लगा है पेरिस ओलंपिक में, पहला जो भारतीय मेडल लगा है वो किस किस गेम में लगा है, और किसने जीता है वो, और कौन सा मेडल है? ये हमारा आज का करंट क्वेश्चन है। कौन बताएगा? अनम्यूट करके बता सकते हो, आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, मुझे पता है सभी की एक ही वॉइस होगी, सभी की एक ही वॉइस होगी। ये जो पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं 26 जुलाई से शुरू हुए हैं, इसके अंदर भारत का एक मेडल लग चुका है। और मनु भाकर किसमें लगा है? शूटिंग में लगा है क्या? शूटिंग में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, काफी सारे स्टेटस लगा रखे थे, सभी फिजिकल एजुकेशन ब्रांच से थे। तो उनमें तो एक उत्साह, नया उत्साह था कि भारत ने एटलीस्ट शुरुआत तो करी। दूसरे ही दिन ओलंपिक के अंदर मेडल जीत लिया भारत ने। मनु भाकर, देश की बेटी ने पहला मेडल दिलाया भारत को। भाई, सबको अपनी तरफ से म्यूट रखने की कोशिश करनी है। हम करंट करंट जी के पढ़ रहे हैं, जो रोजाना की प्रतिदिन की क्लास है हमारी करंट। पहली जो हमारी है, हर क्लास के अंदर दो करंट की चीजें पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा है पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत कब कब हुई है? 26 जुलाई से हो गई है। इसका मोटो क्या है, ये पूछा जा सकता है। गेम्स वाइड ओपन आ गया है, और पहला में जो मेडल आया वो ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर शूटिंग में दिलाया है, देश की बेटी ने। बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। अब हम चलते हैं हमारे, जहां हमने टॉपिक को छोड़ा था। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आप दो वीडियो देखोगे तो आपको तीसरा वीडियो ऑटोमेटिक समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखें। और अब हम इस टॉपिक को जो क्लियर कर रहे हैं उसे ध्यान से समझना है बेटा, क्योंकि आप सभी, हो सकता है मुझसे छोटे और बड़े हैं, मगर आप सभी को सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, कैसे हमारा पेपर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो, और हम एक पेपर क्रैक कर पाए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। तो हम पढ़ रहे हैं 8 से 9 यूनिट। मैंने आपको बताया कि उसमें पहली यूनिट पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके बहुत ही आसानी से पढ़ रहे हैं। पहला जो पार्ट मैंने डिवाइड करा था वो पढ़ा था देश और विदेशों में जो इसका
विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ हिस्ट्री का, इतिहास का, उसको पढ़ा हमने। जर्मनी पढ़ा, रोम पढ़ा हमने, यूनान पढ़ा, ग्रीस को पढ़ा हमने, डेनमार्क को पढ़ा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहां से कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो हम उनको देखेंगे। निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर हिस्ट्री बहुत वाइड है। यदि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो भारत का इतिहास काफी गौरवान्वित करने वाला है। भारत के अंदर नालंदा और जो पाकिस्तान का क्षेत्र था, खुद आपको पता है कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी भारत के अंदर ही थी, क्योंकि पाकिस्तान भी हिस्सा था भारत का। तक्षशिला और नालंदा दोनों भारत के अभिन्न अंग थे। बेटा मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप एम्प्टी रूम में बैठे हो तो नो डाउट आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं और हैं कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ रखिए, आप देखें सर। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अपना रेज हैंड कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि सर मुझे टॉपिक थोड़ा समझ में नहीं आया। आप दोबारा बोल सकते हैं, कुछ ब्लर आ गया, ग्लिच आ गया, आवाज वॉइस क्रैक हो रही है तो आप बता सकते हैं। देखिए भाई सभी, हम पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट चीज जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। टॉपिक डाल लीजिए ऊपर, सभी डाल लीजिए हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपको सिर्फ क्या लिखना है, रफ नोटबुक में हमेशा ये लिखा करो, हिस्ट्री को पूरा लिख लो और पीई लगा दो, सिर्फ हिस्ट्री ऑफ पीई इन इंडिया, इतना सा लिख लो। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सारे लिख सकते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास है वो हम पढ़ रहे हैं। बेटा यहां से डायरेक्ट आते हैं प्रश्न, सभी ध्यान दे कृपया, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर रखें। यहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। यहीं से कंफ्यूजन आता है, पहला प्रश्न हमारा चालू हो रहा है और यहीं से प्रश्न, यहीं से कंफ्यूजन क्या आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, हर हर एक किताब में अलग अलग दे रखा है। आपको क्या याद रखना है? आपको ये काल याद रखना है 3250 से लेकर 2520। क्या याद रखना है? 3250 से लेकर 2520 तक है सिंधु घाटी सभ्यता काल। याद रखेंगे सभी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। हम इनको पढ़ेंगे अभी, पहले हम इनको बांट रहे हैं कि जो डायरेक्ट प्रश्न आता है कि 3250 से लेकर 2520 तक कौन सा काल माना जाता है शारीरिक शिक्षा भारत के इतिहास में, तो हमें याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता काल का पीरियड क्या है, यह प्रश्न आ सकता है। तो 3250 से लेकर 2500, आप पुराने प्रश्न उठा के देखिए, ये प्रश्न आपको एज इट इज नजर आएगा और बोर्ड ने भी इसको एक्सेप्ट करा है 3250 से लेकर 2500। वैदिक काल का जो पीरियड है वो है 2500 बीसी से लेकर 620। अभी बीसी चल रहा है सारा, ठीक है। इसके बाद में आपको तीसरा याद रखना है, हमने ये पांच भागों में बांट रखा है भारत के इतिहास को। तीसरा है पूर्व हिंदू काल, जिसको बोलते हैं अर्ली हिंदू पीरियड। लिख सकते हैं आप रफ कॉपी में, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही उतारते जाएं जितना जल्दी हो सकता है, EHE लगा के, जिससे आपको याद रहे। आपको सबको रफ कॉपी में क्लास के अंदर भी नोटिंग करने की कोशिश करनी है, बहुत फास्ट नोट्स बनाने हैं। जब आपको पेड ग्रुप में या ग्रुप के माध्यम से वीडियो और स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरी चीजें अवेलेबल होंगी, तब आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, आपको प्रॉपर लेके आनी है, नोट शीट लेके आनी जिसमें नोट डाउन करना, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास अपनी राइटिंग के। 600 बीसी से लेकर 320 एडी तक था पूर्व हिंदू का। अब देखो आप सभी देखेंगे कॉमन 2500 बीसी यहां खत्म हो रहा है और यहां शुरुआत हो रही है वैदिक काल की 2500 बीसी से। 600 बीसी यहां खत्म हो रहा है, शुरुआत हो रही है पूर्व हिंदू काल की 600 बीसी से 320 एडी तक। अब ये बीसी नहीं है, 320 एडी आ गया है, ठीक है। जो क्रिश्चियन कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग बीसी और एडी है, आप सभी को पता है। आज क्या चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है? 2024 चल रहा है, यानी कि कभी जीरो था, उसी के बाद 2024 साल हो गए। क्या 2024 साल हो गए? बिल्कुल हो गए। क्या इससे पहले का जो समय था जीरो, जब है क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उस समय को कहा जाता है बीसी, और इससे बाद के समय को कहा जाता है एडी। ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको इतना सा माइंड में याद रखना है। अब देखिए सभी, लेटर हिंदू काल की जो शुरुआत होती है वो होती है 320 एडी। आएगा ये, बिल्कुल आएगा, एडी ही आएगा, और 1000 एडी तक उत्तर हिंदू काल माना जाएगा।
अब आप लिख सकते हैं इसको 320 एडी से 1000 एडी तक जो है उत्तर हिंदू काल है। पूरब के बाद क्या आएगा? उत्तर हिंदू काल आएगा। और मेडिवल पीरियड आएगा 1000 से लेकर 1757 तक, यानी मध्यकाल, जहां पे मुगलों ने राज करा। भाई मुगलों ने राज कौन से काल में करा, ये प्रश्न यदि आए तो क्या बताओगे? उसका पीरियड यदि पूछा जाए, आपके पास ऑप्शन चारों दे रखे हैं, 2500 से लेकर 600, तो ये सबसे सबसे पुराना है। ये किस में चला गया? वैदिक काल में। इससे भी पुराना कौन सा है? 3200 से लेकर 2500 बीसी, ये सिंधु घाटी सभ्यता। 600 से 320 एडी पूर्व हिंदू। मध्यकाल क्या है? 1000 से लेकर 1757, 1757 तक का काल मध्यकाल है, जहां मुगलों ने राज करा था। उसके बाद ब्रिटिशों ने 2 साल राज करा था। तो आप सभी को ये बेसिक चीजें याद रखनी। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, पहले देख के कर लेते हैं, फिर बिना देखे करेंगे। 3250 से लेकर 2500 बीसी किसका है? सिंधु घाटी। 2500 से 600 क्या है? बीसी, वैदिक काल। अर्ली हिंदू पीरियड क्या है? 600 से 320 एडी। लेटर हिंदू पीरियड क्या है? 320 से 1000, और 1000 से 1757 मध्यकाल। मेरे ख्याल से यहां तक आपको याद हो चुका है, समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला मुझे बताएगा कौन? पहला कौन सा काल है? सिंधु घाटी सभ्यता काल। पीरियड बताओ इसका, फटाफट से ईयर बताओ जल्दी से। क्या है? 3250 से है क्या? 2500 बीसी, क्या बोलते हैं इसको? ये बीसी है क्या पहला? 2500 बीसी से लेकर, अब मुझे बताएगा कौन, बताएगा अनम्यूट करके, 600 बीसी तक क्या है? 2500 से लेकर 600 बीसी तक अनम्यूट करके बताइए जल्दी से। वैदिक काल। बिल्कुल, शिवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, इसको बोलेंगे वैदिक, इसको बोलेंगे वैदिक पीरियड, इसको बोलेंगे हिंदू सिविलाइजेशन पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु नदी बहती थी, वहां पे जो विकास हुआ इसलिए से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा आप खुदाई के माध्यम से जानेंगे क्या क्या विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। 600 बीसी से लेकर 320 एडी तक कौन बताएगा क्या था? 320 एडी तक था। ये तो है बीसी, मगर 320 एडी तक क्या माना जाएगा? ये वह वैदिक पीरियड, ये वैदिक है आपका। ये क्या माना जाएगा? पूर्व हिंदू काल बोल देंगे ऐसे, इसे पूर्व हिंदू काल बोल सकते हैं क्या रीता जी? पूर्व हिंदू काल बोल सकते हैं इसको। 600 से लेकर 320, इसको बोलेंगे पूर्व हिंदू काल। याद रखना है, पूर्व हिंदू काल, हिंदू पीरियड। मैं लगा देता हूं हिंदू पीरियड एचपी के नाम से, पूर्व हिंदू। उत्तर, अब उत्तर बताइए जल्दी से, उत्तर हिंदू पीरियड क्या आएगा? यानी कि लेटर हिंदू पीरियड जो है उसका ईयर क्या है? 320 से है क्या? 320 एडी से कहां तक है? 1000। 1000 एडी। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे अटेंशन चाहिए मुझे। अब मुझे बताइए मेडिवल जो पीरियड है, मध्यकाल जो है, मेडिवल, मेडिवल जो पीरियड है यानी मध्यकाल है, उसका पीरियड क्या है? रीता जी बताएंगी। अनम्यूट करके बताइए रीता जी, अनम्यूट कर दीजिए फटाफट से और जल्दी से बताइए। 1000 तो आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 1000 से 1757। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रीता जी ने। 1757 एडी। ये देखो कि ये मेडिवल पीरियड तक आप सभी को समझ में आ चुका है। अब देखिए भाई सारे बेटा, थोड़ा थोड़ा सभी देखो, सभी मुझसे छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर ध्यान रखना यहां पढ़ने के लिए हम एक एकत्रित हुए, हमारा फोकस रहेगा सिर्फ टॉपिक पर। हम थोड़ा थोड़ा करके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, एक भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। एनवीएस, केवीएस, यूपी, यूपी टीजीटी, चाहे डीएसएसबी, कोई सारी पेपर निकालो। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने भी सारे पेपर निकाले थे। हरियाणा मुझे जाना नहीं था, हरियाणा का एक्सट्रैक्ट टीजीटी पीजीटी निकाला। राजस्थान का मैं खुद रहने वाला था, राजस्थान का मैंने निकाला 18 फर्स्ट ग्रेड मैंने निकाली। मगर दिल्ली में आके जॉब कर रहा हूं, दिल्ली का पेपर निकाला। घाट घाट का पानी पीने से वेरिएशन आएंगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मैं चाहता हूं तुम लोग मुझसे भी आगे निकलो, सारे वेरिएशन सीखो, सारे अपने नीट एंड क्लीन कर लो, सारे टॉपिक को इतना मजबूत कर लो कि कोई सा भी पेपर हो तो पेपर बनाने वाला सोचे कहां से बना है भाई,
सारे पेपर ये तो सारे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे आगे आगे बढ़ते हैं, यहां तक सभी का क्लियर है आई होप। पेशेंस रखना जरूरी है, पेशेंस नहीं रखोगे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता, रिवीजन हो जाएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा, अब रिवीजन हो जाएगा। 3250 से लेकर 2500 बीसी, मैंने पहले ही बता दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में हमें सिर्फ क्या याद रखना है, ये देखो सब, ये सभी को चित्र नजर आ रहा है, इसके माध्यम से आपको आराम से समझ में आएगा कि शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखित साक्ष्य की जानकारी, अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। शारीरिक शिक्षा के विषय में किसी भी साहित्य में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कौन से ईयर में, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी लिखित जानकारी साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे। यह हो सकता है मुगलों ने जब राज करा तो हमारे सारे ग्रंथ, सारे साक्ष्य मिटा दिए, जला दिए, ठीक है, और भी कोई रीजन हो सकते हैं, राजा महाराजाओं ने नष्ट करे तो। मगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से स्पष्ट हो चुका है कि भारत की एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हो चुका था। तो यहां से आपको याद रखना है कि भारत एक नगरीय सभ्यता के रूप में कब विकसित हो चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि 3250 से लेकर 2500 बीसी में भारत एक नगरीय सभ्यता, सिविलाइजेशन शुरू हो गया था। क्योंकि आपको पता है यहां पे हड़प्पा के अंदर क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या क्या मिला है, बड़े बड़े स्नान घर मिले हैं, ईंटें मिली हैं, पक्की ईंटें, बड़ी बड़ी स्नान घर मिले हैं, नालियां मिली हैं वहां पे। तो आप इनको साक्ष्यों को देखेंगे तो लगेगा कि यहां पे पहली नगर सभ्यता व्याप्त थी, यहां सिविलाइजेशन पीरियड में भी नगरीय सभ्यता थी, यहां लोग रहते थे, बड़े बड़े स्नान घर थे। यहां तक क्लियर है क्या भाई, मैं क्लियर करा रहा हूं, तीन तीन बार क्लियर करा रहा हूं, अब भी नहीं हो रहा है तो ये समझ लो सिस्टम में थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत है, हैंग कर चुका है दिमाग। तीन तीन बार में तो समझ में आना चाहिए सभी को, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा पीरियड, 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक वैदिक का। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम सभी इंडियन हैं, हम सभी भारतवंश के हैं, हम मूल भारतीय हैं। देखो सभी, वैदिक काल में हमें क्या क्या मूल रूप से प्राप्त हुआ। बेटा आर्यभट्ट ने जीरो तो दे दिया था, मगर क्या है कि विदेशों वाले जितने भी लोग थे ना, वो इतने समझदार थे कि आविष्कार तो यहां हुआ, यहां के लोग इतने भुले थे कि वहां के लोग आते, यहां के लोगों को फुसलाकर और कुछ देकर और उनकी प्रशंसा करके हर चीज पूछ लिया करके नोटिंग कर लेते थे, और वहां जाके नोबेल पुरस्कार में खुद का नाम लिखवा दिया वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्यादा थे, उन्हें पता था। नोबेल पुरस्कार वो ले रहे हैं, मगर श्रेय जो जाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि 100% जाना चाहिए, भारत का श्रेय बहुत ज्यादा परसेंट है। वर्ल्ड लेवल पे आज जो आविष्कार हो रहे हैं ना, उसमें भारत का श्रेय बहुत है, क्योंकि भारतीय वंश के लोग बहुत मेहनती हैं, वो फ्री फंड का नहीं खाते, वो मेहनत करके खाते हैं। शुरू से हमारे पूर्वजों में मेहनत करने की एक लगन थी। अब देखो, वैदिक काल में ही प्राणायाम की प्राप्ति हुई, इस चीज को नोट डाउन कर लेना है, समझ लेना है। किस काल में प्राणायाम की प्राप्ति हुई, प्राण प्लस आयाम बराबर प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण होता है प्राणायाम, श्वास को लेना, छोड़ना और होल्ड करना, रेचक कुंभक पूरक, रेचक पूरक कुंभक, ये ध्यान रखना। प्राणायाम में हम आगे पढ़ेंगे, योगा पूरा टॉपिक है हमारे पास, हम इसमें सारे आसन पढ़ेंगे, मुद्रा पढ़ेंगे। हाँ शिवेंद्र जी। नहीं सर, पुकार के नाम से आपने बताया। हाँ, पुकार के नाम से तो मैं वो कर ही दिया था, बिल्कुल पुकार से, पूरा कुंभक रेचक आप याद रख सकते हैं। पुकार एक वर्ड है बेटा, तो हम सारी चीजों की तो ट्रिक नहीं है, मगर आप देखो पुकार से हमारा क्या है, पूरक तो क्या है, इनहेल करना, सांस लेना, कुंभक का मतलब रोकना और रेचक का मतलब छोड़ना, इसका भी एक सीक्वेंस होता है। सबको समझ में आ रहा है क्या, बोरिंग तो नहीं हो रहा, थम्स अप कर दीजिए फटाफट से, बोरिंग तो होना ही नहीं। इंटरेस्टिंग क्लास है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमें यदि जॉब पाना है ना, तो प्राइवेट की यदि सेक्टर से निकलना है, प्राइवेट में कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल पीछे पड़ा रहता है। मैं खुद प्राइवेट में काम कर रहा हूं, मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप लोगों को यदि खुद को निकालना है, परिवार को निकालना है, तो आज मेहनत कर लो पढ़ने में। यदि आप पढ़ लिए और प्राइवेट में भी काम करोगे तो इज्जत होगी, क्योंकि आपको आते हैं सारी चीजें, आपको फिक्सचर बनाने आते हैं, आपको गेम्स की ऑफिशिएटिंग आती है, आपको हर नॉलेज है 11th 12th को पढ़ाने की। कोई प्रिंसिपल भी आपको कुछ नहीं कह सकता, नॉलेज के आगे सब झुकते हैं। देखो बेटा, सारे ध्यान रखो, वैदिक काल में क्या हुआ, प्राणायाम की प्राप्ति हुई। वैदिक काल में योग की शुरुआत मानी जाती है, प्राणायाम मतलब योग। योग के जो शिक्षा के जो जनक थे वो महर्षि पतंजलि थे, और पतंजलि का संबंध किससे था, भारत से था क्या, बिल्कुल भारत से था, बिल्कुल भारत से था।
अब देखो सभी को याद क्या रखना है, वैदिक काल शुरुआत कहां से मानी जाती है इससे। जनक कौन थे, महर्षि पतंजलि, जिनके नाम से बाबा रामदेव ने क्या खोल रखी है, फॉर्म खोल रखी है पतंजलि के नाम से। उनका खुद का नाम नहीं है, वो महर्षि के नाम से खोल रखी है उन्होंने। ठीक है। वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था, आप लोगों को पता है वो उस समय इंटरनेट हुआ क्या, इंटरनेट तो हो ही नहीं सकता उस समय। उस समय संसाधन थे क्या, मुख्य क्या होगा वहां पे, मुख्य व्यवसाय था खेती बाड़ी, तलवारबाजी। तलवारबाजी क्यों सीखते थे, यदि जानवर आक्रमण कर दे, यदि कोई सेना का, यदि कोई विपक्षी सेना का आक्रमण कर दे तो खुद का और परिवार का भी डिफेंस कर पाए। राजपूतों के अंदर क्या था, चाहे मर जाएंगे गला कटवा देंगे मगर परिवार की रक्षा करेंगे, इसलिए तलवारबाजी था उस समय। घुड़सवारी था। हमारे यहाँ पे यातायात के साधन, हमारे पास आज मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन सब है। पहले क्या था यातायात के साधन एक दूसरी जगह जाने के लिए, वो थल पे था घुड़सवारी, तैराकी, निशानेबाजी, कुश्ती आदि भी सब क्या थे इसमें, मुख्य रूप से शामिल थे वैदिक काल में। यहां तक क्लियर होगा सभी को। अब देखो, अब हम तीसरा काल पढ़ रहे हैं फटाफट से, यही यही से प्रश्न बन के आएंगे 99%। 100% तो नहीं, मगर 100% करने के चक्कर में हम 99 को भी छोड़ देते हैं, इसलिए हमें सिर्फ 99 की ही तैयारी करनी है, जहां से पूरे प्रश्न आएंगे। अर्ली हिंदू पीरियड का मैंने बताया 600 बीसी से लेकर 320 एडी तक। और बेटा ये सभी ध्यान दे महानुभावों, रामायण और महाभारत का काल भी अर्ली हिंदू पीरियड यानी पूर्व हिंदू काल को ही कहा जाता है। ठीक है, महाभारत और रामायण का काल भी पूर्व हिंदू काल को ही कहा जाता है। अब देखो यहां क्या क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। जब रामायण हुई थी तो आप सभी ने देखा होगा टीवी चैनल पर जो टेलीकास्ट हुआ था उसको पिक्चराइज किया गया, तो उस समय घुड़सवारी भी थी क्या, उस समय सैनिक बल भी था क्या, उस समय शतरंज आपने देखा होगा चौपड़ के रूप में जो प्रसिद्ध हुआ, तो सैनिक का प्रशिक्षण पे बल दिया गया। रामायण महाभारत का काल कौन सा है, पूर्व हिंदू काल है। शतरंज और चौपड़ खेल कौन से थे, रॉयल रॉयल बहुत ज्यादा मशहूर थे। और हंटिंग करना यानी कि शिकार करना ये किन में था, राजा महाराजा, यानी कि रॉयल स्पोर्ट्स किसे कहा जाता था, हंटिंग शिकार को रॉयल स्पोर्ट्स कहते थे। ये आम जनता नहीं करती थी, ये कौन करता था, जो शाही परिवार से था, रॉयल स्पोर्ट्स के रूप में क्या प्रसिद्ध हुआ, हंटिंग करना। हंटिंग वॉज वेरी पॉपुलर विच वॉज कंसिडर एज ए रॉयल स्पोर्ट्स। यहां तक सभी को क्लियर है क्या, मेरे ख्याल से यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, किसी को दिक्कत है तो रेज योर हैंड्स, आई कैन रिपीट अगेन। लेटर हिंदू में, यहां देखो लेटर हिंदू में हमें क्या मिला, तक्षशिला वॉज द फर्स्ट फाइनेस्ट ओल्डेस्ट नॉन द यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो कहां थी बेटा, कहां सिचुएटेड थी, भारत एक अभिन्न अंग था, पाकिस्तान जो है वो अभिन्न अंग था भारत का, उसके अंदर थी तक्षशिला। अब अलग हो गया है तक्षशिला उनके पास, हमारे पास नालंदा आ गई है बिहार की। नालंदा का भी जीर्णोद्धार कर दिया गया है, यदि आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़पेपर में, तो दोबारा से उस यूनिवर्सिटी का जो जो हिस्ट्री रही है उसको लोगों के सामने लाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो लेटर हिंदू पीरियड में 320 एडी से लेकर 1000 एडी तक हमें याद रखना है, दो सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन सी थी पूरे भारत की, तक्षशिला, याद रखना, जो भारत का अंग थी उस समय 320 1000 एडी तक तक्षशिला। और नालंदा वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी जानी जाती है, मतलब पॉपुलर यूनिवर्सिटी है फर्स्ट, और तक्षशिला है ओल्डेस्ट। तो यहां तक सबको क्लियर। तक्षशिला और नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध थे ये भी देख लीजिए, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उभरे थे ये दोनों ही, नालंदा हो चाहे तक्षशिला हो। इस काल में तीरंदाजी और पर्वतारोहण, पर्वतों पे चढ़ना, पर्वतों की चोटियों को पार करना, ये क्या था उसमें शामिल था। तो दो रूप से कार्य किए जाते थे नालंदा और तक्षशिला में, एक तो सौंदर्य में और बौद्धिक में। नालंदा विश्वविद्यालय में जो बिहार में स्थित है, तैराकी और प्राणायाम अनिवार्य अंग थी। तो नालंदा की विशेषता एक बहुत प्रमुख क्या है कि उसमें तैराकी और प्राणायाम बहुत ही अनिवार्य अंग थी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा पेशेंस रखें कि मध्यकाल के बारे में पढ़ते हैं, मेडिवल पीरियड के बारे में। सभी ध्यान दें, मेडिवल जो पीरियड है मैंने लिखवा तो दिया था कि 1000 से 1757 है।
इस काल में अखाड़ों के द्वारा शारीरिक शिक्षा विकसित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां शारीरिक शिक्षा यानी कि हमारे फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है। चाहे वो तैराकी हो, सैनिक प्रशिक्षण हो, यह फिजिकल एजुकेशन का अंग है। मगर अखाड़ों के द्वारा जो शिक्षा विकसित हुई, शारीरिक शिक्षा, वो किस काल में विकसित हुई, यहां से प्रश्न बन सकता है। अखाड़ों के द्वारा शारीरिक शिक्षा विकसित हुई मध्यकाल यानी कि मेडिवल पीरियड 1000 से लेकर 1757 में। यहां राजाओं का संरक्षण प्राप्त था और राजाओं के द्वारा ही अखाड़ों को क्रियान्वित या चलाया जाता था, संचालन किया जाता था। और भारतीय जिम्नेजियम के जो पितामह हैं वो कौन है? वो है समर्थ रामदास। ये आपको याद रखना है, समर्थ रामदास। द ग्रैंडफादर ऑफ द जिम्नेजियम वॉज समर्थ रामदास। इनको बोला जाएगा, पुकारा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, कौन बताएगा मुझे यहां क्लास से कि जर्मनी के पितामह कौन है? आपके पास ऑप्शन है जॉन बेनार्ड बेस्डो, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक लुडविग जॉन, या जॉन या क्रिस्टोफर। बताइए मुझे। चौथा ऑप्शन अदर कर देता हूं मैं, अदर। चलो भाई जल्दी से बता दीजिए मुझे। पता नहीं पड़ता है 40 मिनट की क्लास कब हो जाती है हमारी यहाँ पे। थोड़ा सा पढ़ते हैं 40 मिनट की क्लास, मगर समझ में सब आएगा। जल्दी से बताइए भाई। पहला ऑप्शन ए दे दीजिए या तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए जल्दी से, सी या डी। जॉन बेनार्ड बेस्डो थे क्या? शारीरिक, मैं किस क्या पूछा है? मैंने पूछा है जिम्नेजियम के पितामह यानी कि जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह कौन थे? जॉन बेनार्ड बेस्डो थे, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक थे, फ्रेडरिक लुडविग जॉन थे, या कोई अदर था? अनम्यूट करके बता सकते हैं फटाफट से, ए बी सी डी। ए बी सी डी। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। बस हाँ, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ रीता जी, आप बताइए रीता जी। जॉन बेनार्ड बेस्डो थे या जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक लुडविग जॉन, या अदर? शिविंदर जी अभी तो देखो। फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन पितामह नहीं थे, पिता थे। यही गलती करते हो। पिता कहे जाते हैं। द फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक इज द फ्रेडरिक लुडविग जॉन, बट द ग्रैंडफादर ऑफ द जर्मन जिम्नास्टिक इज द जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेडरिक लुडविग जॉन नहीं है, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक है। ठीक है, हाँ ये फादर थे। ठीक है, ये पितामह है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, आप लोग कहीं निश्चिंत होकर बैठ गए नहीं, आप सर तो इसमें से ही पूछेंगे। मैं पुराना पूछूंगा भाई, याद करके आना। ये क्लास तुम्हारे लिए ये नहीं है कि सिर्फ मैं आया स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा के चला गया। सबसे पूरी चीज पूछूंगा, कितनी याद करी कितनी छोड़ी। देखो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं। मध्यकाल के बारे में हम जान रहे थे, तो इसी प्रकार से भारतीय जिम्नेजियम का जो पितामह है, द ग्रैंडफादर ऑफ द जिम्नेजियम वॉज द समर्थ रामदास है। ये आपको याद है। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या सबको? और राजपूतों में क्या था? तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती अधिक क्या थी गतिविधियां शामिल थी। आर्थिक नहीं है, कुश्ती वाली गतिविधियां शामिल थी। किस किस में? राजपूतों में। आप यदि कोई भी राजपूतों से जुड़ा हुआ या महाराजाओं से जुड़ा हुआ कुछ भी सीरियल या आपने कोई पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको पता है तीरंदाजी तो वहां बेसिक था। तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती, तो आप सभी को याद रखना है राजपूतों के अंदर जो जो राजा महाराजाएं थे उस समय, तो उनके पास क्या था? तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती आदि शामिल। यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मुझे पता है जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा कठिन होगा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। वो आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा शुरू से लेकर एंड तक का वीडियो मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जितना सामने है उतना पढ़ लीजिए। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, जितना समझ में आएगा उतनी क्लास रखेंगे। शायद दिन में 2 बार रख लेंगे, फिर लास्ट में क्लियर करनी होगी तो एग्जाम पास में होंगे तो। मगर अभी लोड
नहीं लेंगे बिल्कुल। राजपूतों में तीरंदाजी थी, बता दिया। मुगलों में तैराकी अनिवार्य थी। पोलो और चौगान खेल मध्यकाल में काफी प्रचलित हुए। अरे पोलो से किसकी मृत्यु हुई थी? जो दिल्ली का शासक बना था, दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त हो गई थी। घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर कुश्ती का बड़ा शौकीन था और चौपड़ भी खेलता था। अब देखो नेक्स्ट चीज हमें क्या याद रखनी है। 25 कहां मिलती है आपको? मध्यकाल का एलोरा की गुफाओं में आपको क्या मिलती है? ये मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, इसमें गलत एडिटिंग है। मध्यकाल में एलोरा की गुफाओं में अंकित मिलता है 25 का। 25 का आपको अंकित कहां मिलेगा? ये साक्ष्य की 25 कोई खेल था मध्यकाल में, वो एलोरा की गुफाओं में मिलेगा। और फतेहपुर सीकरी कहां पड़ती है? यूपी में पड़ती है क्या? यस फतेहपुर सर। फतेहपुर सीकरी में संगमरमर पर 25 खेल के वर्क बने हुए नजर आते हैं। ये साक्ष्य मध्यकाल के हैं। और ये मध्यकाल के जो साक्ष्य हैं फतेहपुर सीकरी के, और या फिर वो हो एलोरा की गुफाओं के 25 के, वो सारे साक्ष्य मध्यकाल को अंकित करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से खेल प्रचलित थे और नहीं थे। यहां तक क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल से यहां तक सभी को क्लियर है। अब मैं आप सभी से प्रश्न पूछने जा रहा हूं, फटाफट से अपनी सीट पे बैठ जाइए अच्छी तरीके से और प्रश्न देने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, हिंदू सिविलाइजेशन पीरियड, हिंदू सिविलाइजेशन पीरियड मैंने लिखा है HCP, हिंदू सिविलाइजेशन पीरियड, हिंदू जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल का पीरियड, पीरियड बताइए फटाफट से। कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? कब क्या माना जाता है ऑथेंटिक रूप से? फॉरेन बुक्स में क्या मिलता है? 3250 से 2500। 3250 से लेकर 2500। BC लगाऊं या AD? BC। BC। भाई पहली चीज है हमारी ये हो गया। दूसरा, हमारा दूसरा आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को लिख रहा हूं VP, यानी कि वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, वैदिक काल जिसे बोलते हैं, उसका पीरियड क्या है? जल्दी से बताइए। और बताएंगे रीता जी, जल्दी से बताइए रीता जी, समय कम मिलेगा सभी को, जल्दी जल्दी बताना है। मेरे ख्याल से आवाज अनम्यूट करने में थोड़ा टाइम लग जाता होगा। हाँ बताइए रीता जी, वैदिक पीरियड का बताइए। आपका म्यूट है, अनम्यूट कर सकते हो। हाँ अब बताइए। हाँ उसको अनम्यूट कर दिया है मैंने, अनम्यूट करके बताइए। हाँ अब बताइए, आवाज आ रही है मुझे, आप बताइए। 2500 से 600 BC। बिल्कुल 2500 से लेकर 600 BC। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अटेंशन है इसका मतलब क्लास में यही है ये, और जगह नहीं है। अब देखो दूसरी चीज देखते हैं। इसके बाद में था हमारा पूर्व हिंदू काल, जिसको बोलते हैं अर्ली हिंदू पीरियड, EHP, अर्ली हिंदू पीरियड। इसका क्या था भाई? जल्दी से बता दीजिए एक साउंड में। 600 BC से लेकर 320 AD तक। हम याद सारा यहीं करके जाएंगे, कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क यही है, नोट्स अच्छी तरह बनाने मैं दूंगा जो परेड ग्रुप में। अब देखो लेटर हिंदू पीरियड, LHP। LHP का पीरियड क्या है? 320 AD से लेकर 1000 AD। और पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? मध्यकाल, यानी कि मेडिवल पीरियड, MP। मेडिवल पीरियड है, उसका है 1000 से लेकर 1757। 1757 यही है क्या? ये AD में लिख दूं? यहां तक सबको क्लियर है क्या भाई? अब हमने जो पढ़ा उसको रिकैप कर लेते हैं फटाफट से 2 मिनट की क्लास में। लास्ट 2 मिनट कभी भी खत्म कर सकते हैं इस क्लास को, इतनी क्लास रखेंगे। देखो हमने पढ़ा 2 करंट की न्यूज। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत हो चुकी है 26 जुलाई को। गेम का जो मोटो है वो याद रखना है। गेम का मोटो है आपका गेम्स वाइड ओपन। इसके अंदर आपको याद रखनी है कुछ चीजें, जैसे कि हमारा भारत का जो मेडल लगा वो पहला किसने जीता? मनु भाकर ने शूटिंग में जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमने हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को स्टार्ट करा। जैसा कि आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को और सारी चीजों को। देखो भाई हमने 8 से लेकर 10 पॉइंट बना रखे हैं पूरे, आप देख लीजिए।
एक सेकंड, मेरी आवाज सभी को आ रही है? सभी को एक चीज बता दूं, जो नए बच्चे जुड़े हैं, मैं दिल्ली शिक्षा निर्देशालय में शारीरिक शिक्षक पद पर कार्यरत हूं और मैंने काफी सारी स्टेट के पेपर निकाले हैं। अब मैटर ये करता है कि आप लोग कितना निकालते हैं, वो मेरी ख्याति होगी। अब देखो, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, टेस्ट, मेजरमेंट, ऐसे करके हमारे पास काफी सारी यूनिट्स हैं। हम एक यूनिट को हमने शुरू करा था हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। जो फिजिकल एजुकेशन का जो देश विदेशों में जो विकास हुआ है वो, और खेल संगठन, दो पार्ट में डिवाइड करा था। और इसमें भी हमने, इतने सारे देश थे और सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ग्रीक पढ़ लिया। जिसने भी नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाके दे दे, मैं लिंक दे दूंगा। रोम पढ़ लिया, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क। जिन्होंने स्वीडन और डेनमार्क नहीं करा है उनको मैं वापस करा दूंगा। भारत पढ़ लिया। अब अमेरिका और रशिया यदि इंपॉर्टेंट हुआ तो पढ़ाऊंगा लास्ट में। बाकी हम नेक्स्ट अब चलेंगे पार्ट बी की तरफ। सबका क्लियर है? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, वरना फिर क्लास ओवर होने वाली है।